नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने शिक्षा अभिरुचि से संबंधित शिक्षा और शिक्षकों में छात्रों के प्रति क्या अभिवृत्ति होती है, ये चैप्टर पढ़ाया था। आई होप कि आपने आगे की वीडियो देख ली हो। अगर न देखी है तो पहले उसको देखें और फिर आगे बढ़ें। तो आज चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि मूल्यांकन करके छात्रों की कमियों को दूर करने की नीतियाँ, मतलब जो शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए, ये मैंने सारे आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं। पहले उसको अच्छे से देख ले। अब है शिक्षा में शिक्षक के क्या क्या उपागम होते हैं। शिक्षण में शिक्षक के क्या क्या उपागम होते हैं, कैसे किन उपागमों के द्वारा शिक्षण को अच्छे से बनाया जा सकता है। पहला है आधिकारिक। दोस्तों, पेन और कॉपी भी साथ में लेते हुए इनको नोट करते जाएं। आधिकारिक या स्वेच्छाधारी उपागम। आधिकारिक या स्वेच्छाधारी, स्वेच्छा से आपको सही पता है कि अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से। तो ये उपागम होता है अध्यापक केंद्रित। जो स्वेच्छाधारी उपागम है ये होता है अध्यापक केंद्रित। बच्चों को अपनी इच्छा से नियंत्रण करना, या जैसे कई क्लास में होता है बच्चों को अपनी इच्छा से, मतलब कई दंड से, मार से या अपनी इच्छा से सब बच्चे आंख बंद करके बैठ जाए, या सारे बच्चे मौन सुनते रहो, बस टीचर व्याख्यान दे रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं पता नहीं। तो ये होता है अध्यापक केंद्रित। तो ये अच्छे अध्यापक केंद्रित जितने भी चाहे विधियां चाहे उपागम है, इनको अच्छा नहीं माना जाता है। अगला है प्रजातांत्रिक उपागम। शिक्षा में सबसे अच्छा उपागम माना जाता है प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक उपागम होता है जो छात्र केंद्रित होता है। छात्र केंद्रित मतलब छात्रों की इच्छाओं को ध्यान में रख करके छात्र कैसा चाहते हैं पढ़ना किस प्रकार से चाहते हैं, प्रत्येक छात्र अलग अलग तरह से पढ़ना चाहता है, उस सब को ध्यान में रखते हुए कहाँ कैसे वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उस सबको ध्यान में रखते हुए बच्चों को शिक्षण कार्य कराना, उसको बोलते हैं प्रजातांत्रिक उपागम। छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना। छात्रों के हितों को, छात्रों में किस चीज से फायदा होगा, किस शिक्षण विधि से, किस शिक्षण सिद्धांतों से फायदा होगा, उस विधि को अपनाते हुए उस प्रकार से बच्चों को शिक्षण कार्य कराना, उसको बोलते हैं प्रजातांत्रिक उपागम। तो आधुनिक समय का सबसे अच्छा, मतलब आज की पढ़ाई में कहते हैं, मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन, इस सबसे अच्छी विधि भी पूछी जाती है तो उसमें भी यही आता है। और उपागम में तो प्रजातांत्रिक उपागम अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सबसे अच्छा उपागम शिक्षण कार्य का सबसे अच्छा उपागम है, तो उसमें आधिकारिक दिया होगा, प्रजातांत्रिक दिया होगा, हस्तक्षेपी उपागम दिया होगा, सहभागिता उपागम दिया होगा। सहभागिता उपागम भी अच्छा ही होता है, लेकिन अगर सबसे अच्छा पूछा गया तो प्रजातांत्रिक उपागम ही आप लिखोगे। अगला होता है अहस्तक्षेपीय उपागम। अहस्तक्षेपीय उपागम का मतलब होता है ये नकारात्मक उपागम होता है। ये केवल शिक्षक का अधिकार है, मतलब शिक्षक आया, चलो दोस्तों ये लिखो क्वेश्चन आंसर, बोर्ड पे कुछ लिख दिया और 2-4 क्वेश्चन लिख दिया, अगर मैं आ रहा हूँ आप इसको लिख दो। फिर कल आए फिर उससे आगे के क्वेश्चन आंसर कर दिए, वो लिख दिया। या कोई आए, जैसे हिंदी में है, कोई कविता लिख दी और आप इसको पढ़ो या याद करो और खुद चले गए। कागजी कार्रवाई या कुछ उसमें लगे हुए हैं, या क्वेश्चन आंसर चेक किए और चले गए। तो ये होता है ये नकारात्मक उपागम। इसको तो टोटली नकारात्मक ही माना जाता है। इसमें पढ़ाई कुछ न हुई, ना कुछ समझ में आया, ये नकारात्मक उपागम होता है। तो अगला है सहभागिता उपागम। सहभागिता उपागम ये प्रभावी उपागम है, ये पढ़ाने का अच्छा तरीका है, लेकिन सबसे अच्छा होता है प्रजातांत्रिक उपागम। तो सहभागिता मतलब इसमें उदाहरणों नियमों के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें ये भी छात्र केंद्रित होता है, जैसे टीचर पढ़ाने में कई चीज़ों के उदाहरण दे देना, कई नियम बताने, शिक्षा के नियम बताने, कई उदाहरण के साथ पढ़ाना। जैसे कुछ पढ़ा रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहे हों तो भाई पृथ्वी कैसे चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, तो इस प्रकार से उदाहरण दिया कि एक बॉल को ऊपर फेंका और वो बॉल नीचे आ गई, तो बच्चों की समझ में आ गया कि हाँ ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे आ रही है। तो ऐसे कई उदाहरण दे करके टीचर अपनी बातों को या उस विषय वस्तु को स्पष्ट करना, ताकि बच्चों को समझ में आए। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी क्लासेस में, जैसे अब डीएलएड वाली जो तैयारी कर रहे होंगे तो वो छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइमरी लेवल के। तो जैसे हमने प्लस माइनस समझाना है तो 4 चीज़ें इधर रखी, 4 इधर रखी और फिर उनको इकट्ठे किया, कितना हुआ, प्लस प्लस हो गया, या 4 निकाल दी तो ये माइनस कितना हुआ। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष उदाहरणों के द्वारा बड़ी क्लास में उस प्रकार से कई उदाहरण होते हैं, प्रत्यक्ष उदाहरणों के द्वारा कई नियमों से अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना, इसको बोलते हैं सहभागिता उपागम। अगला होता है गतिशील उपागम। गतिशील उपागम का मतलब होता है बच्चों को गति या सक्रिय रखना, मतलब बच्चों को कक्षा में गए और कुछ न कुछ हर किसी को कुछ न कुछ काम देना। बच्चे को बोल दिया कि भाई तुम इतने, उनको ग्रुप में बांट दिया या अकेले अकेले ही कि चलो कोई चार्ट बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं,
या किसी को कोई और काम, ये बोर्ड पे ये बनाओ, हर बच्चे को सक्रिय रखना। भाई एक एक नंबर सबका आएगा, या क्वेश्चनों में सब एक दूसरे से क्या करेंगे, पूछते रहेंगे एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे। तो सबको सक्रिय रखना, सबको बिजी रखना, मतलब इस प्रकार से पढ़ाना। तो इसको कहते हैं गतिशील उपागम। कई तो शब्दों से ये अर्थ है गति में रहना, गतिशील रहना। अगला है निश्चल उपागम या स्थैनिक उपागम। निश्चल या स्थैनिक, इससे ये पता चल रहा है कि निष्क्रिय है। तो इसमें छात्र निष्क्रिय व शिक्षक सक्रिय होते हैं। छात्र तो निष्क्रिय होते हैं, शिक्षक सक्रिय। अब ऐसे छात्र निष्क्रिय कैसे, जैसे व्याख्यान विधि है। अब शिक्षक कक्षा में गए और उन्होंने व्याख्या किसी चीज की, कोई लेसन पढ़ाया और उसकी व्याख्या करने लगे, छात्रों को बोला आप सुनते रहो। अब छात्र ऐसी चीजों में इंटर ध्यान नहीं देते हैं, ना तो प्रश्न पूछना होता है ना कुछ होता है, उसकी व्याख्या करनी। जैसे व्याख्यान विधि पे होती है, तो उसमें टीचर तो पढ़ा रहे हैं, अपना व्याख्यान दे रहे हैं, लेकिन छात्र केवल सुन रहे हैं, और कई सुनते सुनते सो भी गए, और कई एक दूसरे के साथ छेड़खानी की शरारतों में लगे हुए हैं। तो ये निष्क्रिय उपागम होता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता, ये छात्र प्रभावी नहीं होता है। अगला है शिक्षण की अवस्थाएं। अब है ये शिक्षण की, ये सारा जितने भी मैंने अभी इतने बिंदु पढ़ाए हैं, इससे आगे के, तो ये सारा आता है शिक्षण अभिवृत्ति या अभिरुचि से संबंधित है कि क्या क्या इसमें, तभी तो नजरिया बनेगा, तो इतने हमें बातें समझ में आएंगी। एक दृष्टिकोण बनेगा, एक रुचि बनेगी, अभिरुचि होगी, तो अभिरुचि अभिवृत्ति मैंने बताई, तो इसी से संबंधित सारा ये चैप्टर। तो अगला है शिक्षण की अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पहले होती है शिक्षण कार्य करते समय, जो शिक्षण हम जो पढ़ाते हैं उसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं, मतलब क्या क्या उसमें करते हैं। पहला होता है पूर्व क्रिया, मतलब शिक्षण की जो सबसे पहली क्रिया होती है पूर्व क्रिया। पढ़ाने से शिक्षा नीतियां नियोजन करना। जैसे पढ़ाने से पहले मतलब जैसे हमने पढ़ाने से पहले, जैसे हमने कोई विषय वस्तु कोई चैप्टर पढ़ाना है उससे पहले हमने उसकी तैयारी कर लेंगे, पूर्व क्रिया। पहले उसकी तैयारी कर ली, तो हम कैसे विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए नीतियां बनाना, क्या शिक्षण विधि अपनाएंगे, किन सिद्धांतों को अपनाएंगे, क्या क्या उदाहरण देंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्या क्या उदाहरण देंगे, उस सब की नीति हम पहले से बना के रखें। एक शिक्षक को पहले से बना के रखें। तुरंत आप कहाँ से उदाहरण, अगर प्रत्यक्ष उदाहरण देने हैं तो कहाँ से चीज़ों को इकट्ठा करोगे। तो इसलिए उसके लिए पूर्व क्रिया पहले उसकी करना। होती है अंतः क्रिया। अब पूर्व क्रिया हो गई, अब होगी अंतः क्रिया। अब अंतः क्रिया छात्र शिक्षक के मध्य पढ़ने पढ़ाने के कार्य को अंतः क्रिया कहते हैं। कि छात्र शिक्षक पढ़ा रहा है, छात्र सुन रहे हैं, और उसके बाद पढ़ने पढ़ाने के बाद छात्रों ने सुना और बीच में क्वेश्चन आंसर भी पूछ रहे हैं, एक दूसरे को पूछ रहे हैं, बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है वो टीचरों से पूछ रहे हैं, तो अंतः क्रिया हो रही है। तीसरा होता है उत्तर क्रिया, अंत क्रिया। पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करना कि ताकि छात्रों को, उत्तर क्रिया मतलब वो सबसे बाद की। तो जब हमने लेसन को कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद होता है कि हम कैसे पता चले कि बच्चों की समझ में आया कि नहीं आया, इन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो उसके बाद होता है पढ़ाने का मूल्यांकन करना। टीचर को उस जो हमने चैप्टर पढ़ाया, जो विषय वस्तु छात्रों के समझ प्रस्तुत की, वो उनकी समझ में आई कि नहीं आई, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, या बच्चों को कुछ उससे संबंधित कुछ लिखने को देंगे। इस प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन करना, तब हमें पता चलेगा कि बच्चे पर छात्रों ने किस हद तक उस ज्ञान को, जो हमने ज्ञान दिया, जो पढ़ाया, उसको किस हद तक आत्मसात किया, क्या सभी बच्चों की समझ में आया या नहीं आया। और फिर उसके बाद अगर नहीं आया तो उन कमियों को दूर करने की कोशिश हम करेंगे। अगला है इसी में अध्ययन। अध्ययन क्या चीज है दोस्तों? देखो, किसी विषय को पढ़ाना, आत्मसात करना अध्ययन, मतलब किसी विषय को पढ़ाना नहीं, पढ़ना। पढ़ाना तो शिक्षण हो गया, पढ़ना वो होता है किसी ज्ञान को आत्मसात करना। किसी ज्ञान को आत्मसात करना मतलब होता है उसको समझ जाना, उस ज्ञान को हमने समझ गए, हमें आ गया, जो चीज़ हम सीखना चाहते थे वो सीख गए, तो उसको बोलते हैं आत्मसात करना। अध्ययन मतलब किसी चीज़ को पढ़ा हमने, या शिक्षण टीचर से समझा और उसको आत्मसात, हाँ हम समझ गए कि इसका मतलब क्या है, टीचर हमें क्या पढ़ाना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं अध्ययन। अब अध्ययन कितने प्रकार से, एक होता है लंबवत ऊर्ध्वाधर अध्ययन। जब छात्र पहले पढ़े हुए पाठ के आधार पर दूसरे पाठ को संबंधित करते हैं, जब पहले तो टीचर जो अध्ययन जो पढ़ाएंगे तो उसमें भी यही होता है कि पहले पुराने पाठ के क्वेश्चन आंसर पूछ लें कि कल का
आया, आपके समझ में नहीं आया, उससे संबंधित देख लें सब कुछ और उसके बाद नए पाठ को शुरू करें। ऐसे ही बच्चे जब पुराने पाठ को संबंधित करते हुए, जो पहले आपने इससे पहले का चैप्टर पढ़ा उसको उससे संबंधित करते हुए, जब देखा होगा आपने, जब एक क्लास से दूसरी क्लास में बच्चा छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जाता है तो पहले दूसरे चैप्टर होते हैं वो हमेशा पहली क्लासों से जुड़े होते हैं, पहली क्लासों से संबंधित ही होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन चैप्टर होते हैं और तभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही हमने पहले पढ़ाए गए पाठ को पहले पाठ को दूसरे से संबंधित करते हुए दूसरे को आगे बढ़ाना। तो इसको कहते हैं संरचनात्मक व प्रगतिशील। ये सबसे अच्छा पढ़ने का, अध्ययन करने का तरीका होता है। इसको बोलते हैं संरचनात्मक या गतिशील अध्ययन। संरचनात्मक या गतिशील अध्ययन। अगला होता है क्षैतिज अध्ययन। क्षैतिज क्या होता है? एक संप्रति को पढ़कर उसी से संबंधित संप्रतियों को जोड़ना। एक संप्रति को, जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा और दूसरे टॉपिक को उससे जोड़ करके आगे करना। दूसरे, जैसे किसी व्याख्यान में एक ऊपर का टॉपिक पढ़ा और उसी को दूसरे से जोड़ करके हमने उसको आगे बढ़ाना, उसको कहते हैं क्षैतिज अध्ययन। तो अगला है दोस्तों प्रतिनिधिक समूह अध्ययन। यह अध्यापक केंद्रित होता है। प्रतिनिधिक समूह अध्ययन होता है अध्यापक केंद्रित। एक ही समय में अलग अलग छात्र समूहों का सर्वेक्षण करना। यह होता है एक ही समय में अलग अलग छात्र समूहों, मतलब पहले क्लास को अलग अलग समूहों में विभक्त करना। जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले 3-4 बच्चे हैं, उनका अलग समूह बनाए, फिर मीडियम आए, फिर उससे कम आए, और जो बिल्कुल मतलब बहुत कम जो बच्चे जल्दी नहीं पढ़ पाते उनका अलग समूह बनाया। तो उनको समूहों में पहले बच्चों को बांट दिया, फिर उनके हिसाब से उनको जो कुछ भी उनकी समझ में आता है उनको पढ़ाया। फिर छात्र समूहों का एक ही समय में अलग अलग, एक समय में एक पीरियड है, एक पीरियड में उन बच्चों को अलग अलग समूह में बांटना। फिर उनके समूह के हिसाब से, अब जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, तेज होते हैं, जिनकी समझ में जल्दी आ जाता है तो वो जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी समझ में बहुत समझाने के बाद भी नहीं आते हैं, उनको अलग तरह से, अलग उदाहरणों से समझाए जाते हैं। तो एक ही समय में अलग अलग छात्र समूहों का सर्वेक्षण करना। तो अलग अलग छात्रों का निरीक्षण करना, अलग अलग छात्र समूहों को देखना, वो होता है प्रतिनिधिक अध्ययन समूह। मतलब प्रत्येक बच्चे को अलग अलग समूहों में बांटना, प्रत्येक बच्चे को अपने समूह के साथ, जैसे जो तेज पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो तो कम ही होते हैं, उसको उनके समूह के साथ पढ़ना। फिर जो मीडियम होते हैं उनको उनके समूह के साथ, जो सबसे कम होते हैं उनको उनके समूह के साथ, और उस हिसाब से पढ़ाई करना, क्योंकि उनके लेवल का ही फिर उनके काम दिया जाता है, तो उस हिसाब से पढ़ना। इसको बोलते हैं प्रतिनिधिक समूह। मतलब अपने लेवल के बच्चों के साथ समूह बनाना, आगे समूह में अध्ययन करना। अब है अधोमुखी। अलग अलग समय में एक ही बच्चे का व्यवहार पर अवलोकन करना। अधोमुखी, अलग अलग समय में एक ही बच्चे का, जब अब ये होता है, ये यहाँ तक तो था, इससे आगे के जो अध्ययन था वो तो छात्र केंद्रित था, अब ये अध्यापक केंद्रित अध्ययन होता है। जैसे अध्यापक बनाते हैं समूह, तो अध्यापक ही बनाएंगे, छात्र कहाँ बना पाएंगे। अगला होता है, अब ये अधोमुखी बच्चे के व्यवहार के परिवर्तन को अवलोकन तो एक छात्र ही करेगा, एक अध्यापक ही करेगा, एक शिक्षक करेगा। तो अलग अलग समय में, जैसे उसको टाइम दिया कि एक ही बच्चे को, कि भाई अभी ये ऐसे पढ़ रहा था, फिर थोड़ी देर बाद देखा कोई बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल उनकी समझ में आता ही नहीं है, तो उनको थोड़ा सा काम दिया, फिर उनका अवलोकन किया कि ये कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उन्होंने वो किया, फिर थोड़ी देर बाद उससे थोड़ा और कठिन जो कार्य था वो दिया, फिर वो कर पाया कि नहीं कर पाया, फिर इस हिसाब से धीरे धीरे बढ़ा दिया उसको। तो फिर एक अलग अलग समय में, मतलब अलग अलग समय में एक ही बच्चे, उसी बच्चे पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना, मतलब उसी बच्चे को देखना कि क्या कर रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसको कहते हैं अधोमुखी अवलोकन। अब है व्यक्ति अध्ययन। व्यक्ति के गुणों का मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना। व्यक्ति अध्ययन होता है व्यक्ति के गुणों का, बच्चों के गुणों का मनोवैज्ञानिक तरीके से, जैसे बाल मनोविज्ञान के हिसाब से उनको पढ़ाना कि कौन बच्चा किस विधि से, किस नियम से या किस हिसाब से पढ़ सकता है, कौन सा ऐसा वो मेथड होगा, कौन सा ऐसी विधियाँ होंगी कि हम हर बच्चे की समझ में आ सके। अगला है बच्चों के साथ सहानुभूति तरीके से व्यवहार करना। बच्चों के साथ, अब ये बिंदु है दोस्तों, जो मैंने आगे चैप्टर पढ़ा लिया है उससे संबंधित कुछ बिंदु मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, कुछ मतलब एक समय से आप समझ लो जो इम्पोर्टेंट बिंदु होते हैं उनको मैंने। बच्चों के साथ सहानुभूति तरीके से व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के साथ हमेशा सहानुभूति, कठोर से वो डर जाते हैं और जो समझ में आना हो वो भी समझ में नहीं आता है। अगर छोटी क्लास के बच्चे हैं तो वो तो उस टीचर के नज़दीक भी नहीं जाना चाहते हैं, तो वो पढ़ेंगे क्या फिर। तो इसलिए उनके साथ सहानुभूति तरीके से व्यवहार करना चाहिए, प्यार से व्यवहार करना चाहिए। मैंने अभी बताया कि भावात्मक अभिव्यक्ति, बच्चों के साथ भावात्मक अभिव्यक्ति ही टीचर की होनी चाहिए।
सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा छात्रों के प्रति टीचर का हमेशा सकारात्मक। अब जाते ही कई टीचर ऐसे होते हैं दोस्तों जो बच्चों को बोल देते हैं कि जैसे बच्चों को बोल दिया नहीं नहीं तेरे बस की कुछ नहीं है, तू कर ही नहीं पाएगा। कई हमने ऐसे भी देखे हैं बच्चों को बोल दिया कोई एक परीक्षा है, कोई जैसे कोई टेस्ट हो रहा है या कुछ क्लास स्कूल में कोई कार्य हो रहा है, तो बच्चे तो उत्साही होते हैं। हर बच्चा वैसे कई बच्चे होते हैं हर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको पहले ही अलग कर देना, तेरे बस की नहीं है तो हरासमेंट कर देना, उसको पहले ही अलग कर देना। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, इससे बच्चे अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लग पड़ते हैं और दूसरे बच्चे के सामने पे शर्मिंदगी भी महसूस करने लग जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार शिक्षक का नहीं होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक। हाँ आप कर सकते हो, प्रोत्साहन देना, उसको मोटिवेट करना कि हाँ आप कर सकते हो और करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। मतलब पढ़ाई की हो, खेल कूद की हो, चाहे कोई भी स्कूल में इतने स्पीच होती हैं, कई कार्यक्रम होते हैं, तो हर कार्यक्रम में हर बच्चे को पार्टिसिपेट करने का मौका टीचर को देना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि बच्चे को आता है कि नहीं आता है। आप पहले ही बोलते हैं कि तेरे को कुछ नहीं आता तो तेरे बस नहीं है, उसको पीछे कर दिया तो हमेशा वो पीछे ही रहेगा। अगर शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की परिस्थितियों व संपर्क। अब शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं और क्या क्या किस किस के संपर्क में वो आता है। पहला होता है छात्र। सबसे पहले वो छात्रों के संपर्क में आता है। छात्रों को जाने बगैर शिक्षा अधूरा है, ये तो आप पहले बता दिया। शिक्षक जब छात्रों को अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे, तभी शिक्षण कार्य को कर पाएंगे। छात्रों के कौन छात्र किस आधार से किस तरह से सीख सकता है, किस तरह से पढ़ सकता है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, जब इस चीज़ का अच्छे से ज्ञान होगा तभी वो उसको पढ़ा पाएगा। विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए कि विषय का अच्छे से ज्ञान हो, ये तो पहले बता दिया मैंने कि अपने विषय का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे प्रमुख विशेषता यही है। अगला है साथी अध्यापक। अपने साथी अध्यापकों से मानवीय और सम्मानित संबंध होने चाहिए। ऐसे नहीं कि स्कूल में टीचर ही आपस में लड़ रहे हैं तो इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक टीचर क्लास में गया और दूसरे के बारे में बोलने बैठ गया बच्चों के सामने पे कि ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, और गलत छवि फिर जो बोलते हैं उनकी भी बनती है और जिसके बारे में बोल रहे हैं उनकी भी बनती है। इसलिए अपने साथी दोस्तों से चाहे कोई किसी विषय पे मतभेद हो भी जाए तो भी ना तो उनके प्रति सम्मान कम होना चाहिए, और एक मानवीय व्यवहार और एक सम्मानजनक जो व्यवहार होता है हमेशा सकारात्मक अभिवृद्धि ही होनी चाहिए। प्रधानाचार्य में शिक्षा विभाग के प्रति रचनात्मक अभिवृद्धि होनी चाहिए, तभी उनके आदेशों का आपको सर होगा। एक रचनात्मक अभिवृद्धि होनी चाहिए कि अगर कोई काम बता भी दिया प्रधानाचार्य ने, शिक्षा विभाग ने कोई कार्य बोल भी दिया तो उसे अपना दायित्व तो समझिए कि मैंने करना है। ऐसे नहीं कि हमें बोलने वाले कौन होते हैं, ये है वो है, उसी पर बहस विवादों में पड़े हुए हैं कि मैंने करना है और मेरा फर्ज है, ये समझ करके तो तब आप उनके आदेशों का सहर्ष पालन कर पाएंगे, उनको इज्जत दे पाएंगे। अब उसको अपना फर्ज समझ करके, उसको अपना कर्तव्य समझ करके अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो हम फिर हमें किसी के ऐसे नहीं कि हर किसी के आदेश का पालन करने में आसानी होगी। हर किसी के कहा होगा शिक्षा विभाग में तो प्रधानाचार्य और शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी कार्य आपको दिया जाए। अब है अभिभावक और समुदाय से स्वस्थ संबंध होते हैं। अभिभावक से जो बच्चों के अभिभावक होते हैं और जो समुदाय जिस समुदाय में हम रहते हैं उनसे अच्छे संबंध हो। अपना और सामाजिक और आर्थिक परिवेश अच्छा हो, अपना सामाजिक वो आर्थिक परिवेश स्वस्थ हो तो तभी शिक्षक शिक्षण कार्य जो अच्छे से कर पाएगा। सामाजिक परिवर्तन तो होते रहते हैं दोस्तों, और उसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव टीचर पे नहीं पड़ना चाहिए। अगर अच्छे मतलब सामाजिक परिवर्तन हुए और वो तुम्हारे लिए अच्छे हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए। शिक्षक में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि ऐसे नहीं कि मैं शिक्षक हूँ मुझे सिखाने वाला कोई कौन होता है। जो अच्छे परिवर्तन है जो हमारे फायदे के लिए उनको सहर्ष स्वीकार करो, और जो गलत है उनकी सहर्ष उनका विरोध करने की भी आप में हिम्मत होनी चाहिए कि जब एक टीचर ही उनका विरोध करेगा तो समाज फिर उसको अच्छे से समझ पाएगा कि ये चीज़ हमारे लिए गलत है। अध्यापक का अपना व्यक्तित्व जैसे मानसिक और शारीरिक मानसिक विकास भी अच्छे से होना चाहिए। उसकी सोच समझ दुनिया को समझने की जो समझ है, बच्चे को समझने की समझ है, और शारीरिक स्वास्थ्य भी अपना स्वास्थ्य भी शिक्षक का अच्छा होना चाहिए। और व्यावसायिक प्रतिबद्धता सबसे बड़ा है, व्यावसायिक प्रतिबद्धता अपने व्यवसाय के प्रति। जब आपने शिक्षण व्यवसाय को चुना, जब अपने टीचिंग के जॉब को चुना तो उस समय आप प्रतिबद्ध हो गए कि जो काम मुझे दिया जाएगा मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उसको करूँगा। मतलब शिक्षा विभाग के प्रति, स्कूल के प्रति, टीचर के प्रति जो कुछ भी कार्य आपको मिले, शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए, हर बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए मैं कार्य करूँ, ऐसी व्यवसायिक प्रतिबद्धता एक शिक्षक में होनी चाहिए। आज दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। इससे पहले हम हिंदी का एक चैप्टर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट इसका शुरू करेंगे। आई होप दोस्तों आपको पसंद आई होगी वीडियो, और
अगर पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। और दोस्तों मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ और आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए, इसके लिए आप कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल पर जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।